हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हम लोग सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और उसके लिए हम आज एक नए नियम का प्रयोग करेंगे। आप लोग जानेंगे एक नए नियम के बारे में, और उस नियम का नाम है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जेरंड। अब इससे पहले कि मैं ये एक्सरसाइज हल करूं, मैं बस ऐसे ही ओरली आपको थोड़ा सा बतला देता हूं कि नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है और जेरंड क्या होता है। तो देखिए जरा, नाउन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, या फिर किसी भावना जैसे मर्सी वगैरह इनका नाम होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। जेरंड क्या होता है? जेरंड किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा देते हैं और उसका प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो उस क्रिया को हम जेरंड कहते हैं। ओके, इसे वर्बल नाउन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बारे में तो अभी आप डिटेल सब कुछ जानेंगे ही। और प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है और फिर उस नाउन का संबंध वाक्य में रखे हुए किसी दूसरे शब्द से स्थापित किया जाता है। ये सब काम कैसे करते हैं, यही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और फिर देखते ये हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए और फिर किस डिसीजन पर पहुंचकर और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक की सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4 के पहले 5 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस को आपको जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पर आपको एक रूल का इस्तेमाल करना है और उस रूल का नाम है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। तो चलिए जरा देखते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर करते क्या हैं। सबसे पहले हम करते ये हैं कि दिए हुए सेंटेंसेस को सबसे पहले पढ़ते हैं, पढ़कर उनका मीनिंग अच्छे तरीके से अपने दिमाग में क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर इज इल। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप सबको समझ में आ गया। मेरा भाई बीमार है। क्लियर? यानी यहां पर बीमारी की बात की जा रही है। और ही हैज हाई फीवर, और वो बीमारी किस से जुड़ी हुई है ये बात वहां पर दूसरे सेंटेंस में कही जा रही है। तो ही हैज हाई फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है। तो उसकी बीमारी किस से रिलेटेड है? हाई फीवर से। आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर ये एक फ्रेज रखा है हाई फीवर, जो कि एक नाउन फ्रेज है। और वो नाउन फ्रेज किससे रिलेटेड है? मेरे भाई की इलनेस से, यानी उसकी बीमारी से रिलेटेड है। तो आपको अब यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रीपोजिशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये प्रीपोजिशंस जो हैं ये किसी न किसी प्रकार के रिलेशन या मीनिंग को कन्वे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस एसोसिएशन को शो करने वाला या रिलेट करने वाला प्रीपोजिशन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो बड़ी आसानी के साथ उस प्रीपोजिशन का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है विद। ये क्या करता है? ये एसोसिएशन को, यानी किसी भी रिलेशन से संबंध, एसोसिएशन माने साथ, यानी बीमारी है, किसके साथ है? वो बीमारी किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? हाई फीवर से एसोसिएटेड है। तो उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये लीजिए, देखिए आपने बड़ी आसानी के साथ इन दोनों ही सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ दिया। माय ब्रदर इज इल, पहला सेंटेंस जो कहते हो आपने रख दिया और दूसरे सेंटेंस को आपने फ्रेज में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ही सेम पर्सन है इसलिए इसको हटा दिया। हैज, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको भी आप आसानी के साथ हटा सकते हो। तो बचा क्या? एक यहाँ पर नाउन ही बचा है और उसी नाउन को आपको इस सेंटेंस के साथ में जोड़ देना है। तो देखिए हाई फीवर इज एसोसिएटेड विद हिज इलनेस। तो ध्यान दीजिए कि जब कभी कोई बात किसी से एसोसिएटेड हो, जुड़ी हो, तो उसके लिए आपको विद का प्रयोग कर देना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं और ऐसे ही सोचते हैं। देखिए यहाँ पर ही सा द मून, उसने मून देखा। मून मीन्स चंद्रमा, यानी चांद को देखा। और ही बिकेम ग्लैड। अब अगर आप याद कर रहे होंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल याद आ रहा होगा। उसमें मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर जब दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स सेम पर्सन हो, यानी एक ही व्यक्ति हो, और साथ ही साथ पहली क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच में कोई अगर टाइम गैप नहीं है, तो फिर आप वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कुछ ऐसे कर देते थे। कैसे? यहां पर पहली क्रिया यानी जो पहले घटित होने वाला एक्शन था उसको आप क्या करते थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो कन्वर्ट कर देते थे। ऐसे, सीइंग द मून
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया था जब पहली एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। और आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, कैसे? सीइंग द मून, यानी मून को देखकर वह प्रसन्न हो गया। क्लियर? अच्छा, अब कहेंगे सर क्या इसको ऐसे जोड़ देंगे तो क्या ये सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंडीशंस वही है भाई, दोनों सब्जेक्ट्स एक ही है और क्रियाओं के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। भाई मून को देखेगा तो देखने के तुरंत बाद आदमी खुश होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले मून को देखे फिर सोचे विचारे फिर इसके बाद में वो खुश होगा, नहीं। ये दोनों एक्चुअली ये जो एक्शंस हैं, यानी दोनों ही वाक्य आपस में टाइम गैप को शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं तो ये प्रश्न उठता है, तो क्या यहाँ पर हम किसी प्रेपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इससे पहले अगर आप किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो ये जेरंड में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा जरा देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑन कर दें, ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर अगर ऑन हमने रख दिया तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें पहले सेंटेंस यानी केवल सीइंग में और अगर ऑन लगा दिए तो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या है? तो भाई मैं बतलाऊं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो ऑन है ना, बस इतना होता है कि दूसरा वाला जो एक्शन हुआ है उसके रीजन को थोड़ा और स्ट्रांगली बतलाने लगता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई ज़रूरी नहीं कि ये परिणाम ही हो, ठीक है ना, या ये रीजन ही हो, कोई ज़रूरी नहीं होता। सिंपली दो एक्शंस होते हैं जो एक के बाद एक घटित होते हैं, बस उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। तो जब सिंपली दो एक्शंस घटित हो और टाइम गैप ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन अगर यहाँ पर एक रीजन है और एक रिजल्ट है, देखिए यहाँ पर उसके खुश होने का रीजन क्या था? उसने मून को देखा था, ठीक है। और वो जो रीजन को थोड़ा एम्फेसाइज करना होता है तो आप ऑन का प्रयोग करते हो, बट मीनिंग वही होता है, क्योंकि ऑन का एक मतलब ये भी होता है। वैसे मैंने ऑन नामक प्रीपोजिशन पर एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ऑन का एक और मीनिंग होता है और वो होता है इमीडिएटली आफ्टर। इसका क्या मतलब होता है? इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। आफ्टर अकेले नहीं, आफ्टर का मतलब तो के बाद होता है, लेकिन तुरंत बाद, इसका मतलब ऑन का एक मतलब होता है। वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मैंने आपको कम से कम 20 या 25 मीनिंग ऑन की बतलाई है उस वीडियो में। ये वाला वीडियो जरा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रेपोजिशन कितने खतरनाक होते हैं और इनको बहुत गहराई में जाकर के पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। तो उन ढेर सारी मीनिंग्स में से एक मीनिंग यह है इमीडिएटली आफ्टर, और यहाँ पर वही मीनिंग यहाँ पर क्लियर होती है। देखिए ऑन सीइंग द मून का मतलब हुआ मून को देखने के तुरंत बाद वह ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए टाइम को भी शो करता है, ऑन यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। टाइम देखिए इमीडिएटली आफ्टर, और स्ट्रॉन्ग रीजन को भी वो शो करता है। तो ध्यान दें, अगर आप ऑन नामक उस प्रीपोजिशन के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना होगा। चलिए अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ओके। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही गेव देम फूड, उसने उन्हें फूड दिया यानी भोजन दिया। अच्छा, ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी सहायता की, उदारता पूर्वक सहायता की। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप देखो कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों एक्शंस के बीच में कैसा रिलेशन है, और फिर उस रिलेशन को शो करने वाला एक प्रेपोजिशन वहां से आप पिक करिए और फिर एक सेंटेंस को फ्रेज में बदल दीजिए, और फ्रेज में बदलकर और दूसरे सेंटेंस के साथ उसको जोड़ दीजिए। फ्रेज में कैसे बदला जाएगा? इन दोनों ही वाक्यों में से अगर इस क्रिया को या इस क्रिया को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल दें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें, जेरंड, यहाँ पर तो आपको जेरंड में बदलना है। क्लियर? अगर क्रिया को हटा नहीं सकते, यहाँ पर गेव है, यहाँ पर हेल्प है, तो ध्यान दीजिए कि अभी यहाँ पर आप किसी भी क्रिया को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो वर्ब्स हैं ये अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग रखती हैं, और अगर इन दोनों में से किसी एक को हटा दोगे तो वो मीनिंग भी गायब हो जाएगा। इसलिए उसको जेरंड में चेंज करो और रिलेशन शो करने वाला एक प्रीपोजिशन लगा दो, बस सिंपल सी बात है। तो जरा देखो, पढ़ो क्या है। उसने उन्हें भोजन दिया, भोजन भी दिया और साथ ही साथ ये भी काम किया, यानी यहाँ पर कैसा रिलेशन आ रहा है? एक कोई व्यक्ति है, वो दो काम कर रहा है, एक काम ये कर रहा है, इसके साथ साथ ये भी काम कर रहा है। तो ध्यान दें कि जब एक
व्यक्ति कोई एक काम करे और उसी के एडिशन में कोई और काम करे, यानी इन एडिशन टू। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में इन एडिशन टू का मतलब है, यानी इस काम को किया और इसके साथ साथ इस काम को भी किया। तो जब ऐसा कुछ हो कि एक ही व्यक्ति एक काम करे और उसी के साथ साथ एक और काम करे, तो वो क्या होता है, वो इन एडिशन टू उसका मीनिंग होता है, यानी के अतिरिक्त उसका मीनिंग होता है। तो आप यहाँ इन एडिशन टू नामक एक प्रेपोजिशन, ये भी एक प्रेपोजिशन ही है, इन एडिशन टू, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बिसाइड्स नामक एक प्रेपोजिशन और है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर हमने किया यह है कि पहले वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको हमने आईएनजी फॉर्म में बदला, यानी इसको हमने जेरंड बनाया और उसके पहले हमने ये जो प्रेपोजिशन है इस प्रेपोजिशन का यूज किया। तो इस तरीके से गिविंग देम फूड, ये क्या बन गया, यहाँ पर हमने गेव को गिविंग किया यानी जेरंड बनाया, तो ये एक फ्रेज बन गया। और ये जो ही है, चूंकि वो आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वही है, तो इस ही को हटा दिया। अब हमने जैसे गिविंग देम फूड एक फ्रेज बन गया, हमने इसे फ्रेज बना करके यहाँ रख दिया। और इसके साथ साथ हमने बिसाइड्स यानी इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कौन से मीनिंग को कन्वे करने के लिए कि उसने ये किया और इसके साथ साथ वो भी किया। तो जब ऐसा कुछ मीनिंग हो कि इसके साथ साथ या के अतिरिक्त ऐसा कुछ अगर आए, हिंदी मीनिंग निकल करके आए, तो आप बिसाइड्स का प्रयोग कर दें। तो देखिए उसी हमने फ्रेज से पहले आप यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग कर दिया। बिसाइड्स गिविंग देम फूड, यानी उनको भोजन देने के साथ साथ या के अतिरिक्त उसने ये वाला काम भी किया। ठीक है ना। तो बाद वाले काम को ज्यों का त्यों रख देते हैं और पहले जो काम किया जाता है उसको जेरंड में बदल देते हैं, बाकी शेष बचे हुए शब्द भी रख देते हैं यानी फ्रेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके पहले आप बिसाइड्स का प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी। आई पेड ₹500 फॉर दिस। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ खरीदी यानी प्राप्त करी और कुछ दिया, गिव एंड टेक हो रहा है यानी एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपके पास एक प्रीपोजिशन होता है और वो है फॉर। फॉर का मतलब एक मतलब होता है क्या, एक्सचेंजमेंट यानी अदला बदली। अब आप कहेंगे सर फॉर का मतलब ये होता है, जी हाँ, एक प्रीपोजिशन का कोई एक मतलब नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आप उस प्रीपोजिशन सीरीज को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रत्येक प्रीपोजिशन का हर मीनिंग बतलाऊंगा कि उसके कितने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और ये देखना हर स्टूडेंट का, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसका परम कर्तव्य है। और अगर वो ये नहीं देखेगा, ये नहीं जानेगा, उसे अंग्रेजी कभी नहीं आ सकती, वो हमेशा गलतियां करता रह सकता है। तो चलिए देखिए, फॉर का मतलब होता है एक्सचेंज, मीन्स गिव एंड टेक, यानी कुछ देना कुछ लेना, ये मीनिंग होता है। यहाँ पर देखिए इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच रिलेशन कैसा है। रिलेशन है कि मैं कुछ ले रहा हूं, यानी बाई कर रहा हूं, तो बाई करने का मतलब मैं कुछ ले रहा हूं। और यहां पर पे कर रहा हूं, पे करने का मतलब मैं कुछ दे रहा हूं, यानी यहां पर लेना और देना हो रहा है, यानी लेन देन हो रहा है। क्लियर। और लेन देन को ही हम बोलते हैं एक्सचेंजमेंट, यानी अदला बदली। तो अदला बदली अगर कहीं पर भी है, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर बॉट नाम की ही क्रिया लगी हो, यहां पर गिव हो सकता है, ठीक है ना, या टेक हो सकता है। आई टुक ए वॉच, मैंने एक वॉच ली, ठीक है, टुक भी हो सकता है। और आई गेव ₹500 फॉर दिस, और मैंने उसे दिया। तो गिव एंड टेक जैसी क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रिया हो ये क्रिया हो तो ही हम जी नहीं, उसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम कुछ गिव एंड टेक करते हैं तो फॉर का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे आप कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए कितना सिंपल है। आपने क्या किया, पहला सेंटेंस जो कहते हो, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी, फॉर ₹500 यानी 500 रुपए के बदले। फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, 500 रुपए के बदले मैंने ये वॉच खरीदी। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई पेड ₹500 फॉर ए वॉच। ये नाउन है, इस नाउन को उठाकर यहाँ रख देंगे, यानी आई पेड ₹500 फॉर दिस। फॉर दिस किसके लिए 500 पे किए हैं, इसी वॉच के लिए। तो इस दिस के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, ए वॉच। क्लियर।
मीनिंग कंप्लीट क्लियर है, इसलिए इनमें से किसी भी क्रिया को जेरंड में बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की, और दूसरा सेंटेंस है आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, मैं डूब गया होता। अब इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, थोड़ी देर दिमाग चलाएं, और दिमाग चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तुमने मेरी सहायता की, नहीं तो ऐसा हो गया होता। यानी अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती, ये सेंटेंस है, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं डूब गया होता। तो आप तो जानते हैं कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस लगा हो या लिखा हो, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा, तो ये कंडीशन है। तो अगर कोई कंडीशन या शर्त जैसी रिलेशन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको समझ में आए तो आपको वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए? देखिए जरा, ये है विदाउट, ध्यान दीजिए। तो ये जो विदाउट है ना, ये क्या करता है? ये कंडीशन को शो करता है, कंडीशन, ठीक है ना, या फिर किसी ऑप्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो आप इसे ऑप्शन मान लीजिए या कंडीशन मान लीजिए, ये दोनों ही हैं ऑप्शन, एक ये और एक वो। क्लियर? हम इसे कंडीशन मान लेते हैं। और किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? बस अब इन दोनों सेंटेंसेस में अब करना क्या है, इनमें से किसी एक सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? एक फ्रेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर क्रिया को आप जेरंड में बदल सकते हो तो जेरंड में बदलो, नहीं बदल सकते हो तो नाउन में बदलो। यानी क्रियाओं को आप जेरंड में भी बदल सकते हो और नाउन में भी बदल सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को कैसे बदलने जा रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पर इस यू को आप यानी सब्जेक्ट को हमेशा क्या किया करो आप कि उसे पजेसिव केस में बदला करो। तो यू हो गया पजेसिव केस में, ठीक है ना। और हेल्प्ड, इसको अगर हम हेल्प कर दें तो नाउन बन जाएगा, ठीक है। और इससे पहले आप कर दो विदाउट। सो विदाउट योर हेल्प, ये देखिए ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन हो गया। तो बिना तुम्हारी सहायता के, और ये मी कहाँ चला गया? मी कहीं गया नहीं है, यहाँ से हटा दिया, चूंकि यहाँ आगे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो बस मी जाकर के वहाँ आई से रिलेट हो गया, तो ये गायब हो गया। तो इस सेंटेंस को आपने इस तरीके से फ्रेज में बदल लिया, और फ्रेज में बदल कर उससे पहले आपने क्या किया? एक प्रीपोजिशन यूज कर लिया, और सेंटेंस आगे वाला ज्यों का त्यों रख देंगे। आई वुड हैव, ये लीजिए। अब इसका जरा मीनिंग निकाल करके देख लीजिए क्या लिखा हुआ। विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के मैं डूब गया होता। अब देखिए यहाँ पर आपने सिंपल इतने तो क्या है, सब्जेक्ट का पजेसिव केस, आपको हमेशा ही ऐसा कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट को पजेसिव केस में ले आओ, अगर क्रिया है तो क्रिया को नाउन में बदल दो। अगर आप उसे जेरंड में बदल सकते हो और सेंस मीनिंग निकल करके आ रहा है तो उसे जेरंड में भी बदल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ जेरंड में इसको बदलेंगे तो वो सेंस बहुत अच्छे तरीके से निकल करके नहीं आ पाएगा। तो आप इसको जेरंड में ना चेंज करो, इसको नाउन में चेंज कर दो, और नाउन में चेंज कर दिया, इस तरह का सेंटेंस बन गया। बड़ी आसानी के साथ इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया। अब चलिए अगली स्लाइड में और सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में और 5 सेंटेंसेस पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं, और फिर सेंटेंसेस के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी जरा गेस करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, उसने मेरे साथ बहुत र्यूडली व्यवहार किया। अच्छा, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बहुत नाखुश हुआ, यानी अप्रसन्नता हुई। डिस्प्लीज का मतलब होता है अप्रसन्न होना, नाखुश होना, अच्छा ना लगना, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं क्यों डिस्प्लीज हो गया, मैं क्यों नाखुश हो गया? क्योंकि ऐसा उसने मेरे साथ किया। तो ये रीज़न है, ठीक है ना। तो जब कभी किसी सेंटेंस का कोई रीज़न हो तो आप रीज़न को शो करने वाला कोई प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीज़न को शो करने वाला एक प्रीपोजिशन है ड्यू टू, दूसरा है बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ। ये तीनों ही प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो रीज़न को शो करते हैं। क्लियर? तो क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर कुछ ऐसा लिख सकते हैं? देखिए कौन सा सेंटेंस रीज़न, ये है सेंटेंस रीज़न बता रहा है। अब इस सेंटेंस को ही आपको फ्रेज में बदलना है। तो फ्रेज में बदलने के लिए कैसे आप कर सकते हो? देखो मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि इसको आप पजेसिव केस में बदल दो, तो ये ही क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, ठीक है। फिर बिहेव, ये वर्ब है, इस वर्ब को नाउन में बदल दो तो क्या हो जाएगा? बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर र्यूडली है ये, तो आप इस, जब ये नाउन बन जाएगा तो इसको आप एडजेक्टिव में चेंज करके इस नाउन से पहले रख सकते हो, तो हो जाएगा हिज र्यूड बिहेवियर।
ठीक है ना। और विद मी, ये जो मी है ये आगे ये सब्जेक्ट आ ही जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हम हटा ही देंगे। क्लियर, ये मी इससे रिलेटेड है तो ये विद भी चला जाएगा, और मी आगे है ही तो इतना हिस्सा गायब हो जाएगा। और बस ये 3 शब्दों को एडजस्ट करके लिख दो। इसको आप पजेसिव एडजेक्टिव में बदल दो, इसको नाउन में बदल दीजिए, और इसको एडजेक्टिव में बदल करके और एक फ्रेज बना लीजिए। और एक फ्रेज कैसा बन जाएगा, हिज र्यूड बिहेवियर, और उस सेंटेंस के साथ में आप उसको प्लेस कर दीजिए और एक उचित प्रीपोजिशन लगा दीजिए। देखिए जरा मैं कैसे लगा रहा हूं। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए आपने कैसे किया, वैसे ही आपने क्या किया है, ही को आपने यहाँ पर हिज यानी पजेसिव केस में चेंज किया, बिहेव को आपने यहाँ पर बिहेवियर नाउन में चेंज कर दिया, और इस एडवर्ब को आपने इस नाउन का एडजेक्टिव बना दिया, र्यूड कर दिया, तो हो गया हिज र्यूड बिहेवियर। और इस सेंटेंस से उसका रिलेशन शो करने के लिए, चूंकि ये क्या था, ये है रीजन, इस वाले एक्शन के लिए क्या है, ये रीजन है, तो रीजन को शो करने वाला आपने यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ रख दिया, तो बन गया ऑन अकाउंट ऑफ हिज र्यूड बिहेवियर, उसके खराब व्यवहार के कारण आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बहुत डिस्प्लीज्ड था। अच्छा, अब अगर आप चाहो तो बिकॉज ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हो, चूंकि ये रीजन को शो कर रहा है तो बिकॉज ऑफ हिज र्यूड बिहेवियर ऐसा कर सकते हो, या फिर आप ड्यू टू हिज र्यूड बिहेवियर आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या और भी कुछ कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, और डिस्प्लीज एक ऐसी क्रिया है कि अगर आप किसी चीज से डिस्प्लीज हैं तो एट का प्रयोग करिए, तो डिस्प्लीज के बाद एट का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है, कैसा, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर, ऐसा भी आ जाता है। तो एट भी रीजन को बतला सकता है। क्लियर, तो एट के प्रयोग में मैंने वहां पर उसको डिस्कस किया है, तो आपको चाहिए कि ये प्रीपोजिशन वाले जो सीरीज है वो आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। चलिए अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अब भी सफल होने की आशा है। क्लियर, अच्छा, इन दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ा, अब देखो जरा इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन समझ में आ रहा है। वो कई बार फेल हो चुका है, अब फिर भी वो ऐसी आशा रखता है, यानी ये दोनों ही क्या है, जब कभी फिर भी लग जाए, लेकिन लग जाए, तो विरोधाभास होता है। ठीक है, और जब विरोधाभास प्रकट हो तो विरोधाभास के लिए आप इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है, ये विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन शो करता है। दो स्टेटमेंट्स हो, दोनों ही आपस में कंट्राडिक्टरी हो। कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, विरोधाभासी हो। अगर विरोधाभासी हो तो आप यहाँ पर किसी एक सेंटेंस को जो विरोधाभास बतला रहा हो, उस वाले सेंटेंस को आपको क्या करना चाहिए, फ्रेज में वैसे बदल लेना चाहिए बड़ी आसानी से, जैसे मैंने आपको करके बतलाया। देखो कैसे कर सकते हैं, देखिए ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ही को फिर से वैसे ही कर सकते हो हिज, और फिर मैनी और इसको फेल को क्या कर सकते हो, नाउन में बदल दो तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे आप इसको बना सकते हो। ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपने बिल्कुल सेम वही काम किया है जो ऊपर वाले सेंटेंस के साथ में किया था। देखिए ये दोनों ही सेंटेंसेस आपस में विरोधाभासी हैं, इसलिए आपने पहले वाले सेंटेंस को क्या किया, वैसा ही को आपने पजेसिव केस में चेंज किया। ठीक है ना, फिर इसके बाद आपने मैनी और टाइम्स हमने हटा दिया, यहाँ पर इस जो वर्ब है इस वर्ब को हमने यहाँ पर नाउन में चेंज कर दिया, तो मैनी फेलियर्स हो गया। और हिज मैनी फेलियर्स ये क्या है, विरोधाभास है उसके इस काम के लिए। ठीक, तो उसके पहले विरोधाभास प्रकट करने वाला एक प्रीपोजिशन लगा दिया, तो ये बन गया एक फ्रेज, यानी ये सेंटेंस को आपने एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। ये एक नाउन है और नाउन से पहले आपने इस प्रीपोजिशन को रख दिया। इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेलियर्स, यानी बहुत सारी असफलताओं के बावजूद, इसका मतलब हिंदी में निकलता है के बावजूद वो अब भी सफल होने की आशा करता है ना, सिंपल। चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, अब देखिए जरा कि वो एक गरीब आदमी था और वो एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट वाला, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र या आत्मनिर्भर स्वभाव वाला। ठीक है ना, तो वो एक स्वतंत्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। अब आप यहाँ इन दोनों ही सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके और जरा रिलेशन को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर रिलेशन क्या है, देखिए ही वॉज ए पुअर मैन,
पुअर मैन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट के होते हैं क्या? गरीब आदमी जो होता है वो अक्सर दूसरे पर निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। न तो उसकी मानसिकता इंडिपेंडेंट होने की होती है, वो दूसरे पर ही निर्भर बना रहता है, कोई भैया उसकी ये हेल्प कर दे, कोई उसकी वो हेल्प कर दे। तो साधारणतया ऐसा नॉर्मल लाइफ में देखने को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। तो ये एक अस्वाभाविक चीज़ है, यानी यहाँ इस सेंटेंस में भी एक कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब क्या हो गया? विरोधाभास है। तो विरोधाभास बतलाने के लिए आपको यहाँ पर भी इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप वाज वर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन ऐसा कर सकते हो। कैसे? देखिए जरा, इन स्पाइट ऑफ, देखिए क्या किया है यहाँ पर आपने, सिंपली किया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, यानी एक गरीब आदमी के होने के बावजूद भी वो क्या था? ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह एक स्वतंत्र स्वभाव वाला व्यक्ति था या आत्मनिर्भर स्वभाव वाला व्यक्ति था। यानी ये वाली उसके अंदर खूबी थी, गरीब होने के बावजूद भी ये वाली उसकी खूबी थी उसके लिए। और ये दोनों ही खूबियाँ क्या है? ये दोनों ही खूबियाँ वास्तव में एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी हैं, यानी विरोधाभासी है। तो विरोधाभास बतलाने वाला आपने एक प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा दिया, वाज वर को आपने यहाँ पर जेरंड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से फ्रेज बन जाएगा। लेकिन कुछ और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखेंगे भाई इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या समानता है। ये जो ही है ये वही सब्जेक्ट ही है, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दोनों एक ही है, ये बड़े आराम से हट जाएगा। और ये वाज भी बड़े आराम से हट जाएगा, चूंकि इज एम आर वाज और बड़े आराम से हट जाते हैं। अब यहाँ पर भाई अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर बचा क्या है? बचा है केवल ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, बचा है ना। तो अब जरा इन दोनों ही सेंटेंसेस को अच्छे से देखें तो आप देखेंगे पाएंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक ऑफ नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम ऐसे जोड़ दें तो क्या बुराई है? देखिए, ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा? वह एक स्वतंत्र विचारों वाला गरीब। यहाँ पर ऑफ का मतलब ऐसा रखने वाला, ऐसा यहाँ पर ऑफ का प्रयोग क्या किया? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ऑफ वास्तव में पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये वास्तव में जो स्पिरिट है ये इस मैन के पोजीशन को शो कर रही है, ठीक है ना। यानी ये जो ऑफ लग जाएगा ये उस व्यक्ति का पोजीशन इस चीज़ पर शो करने लग जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, ही वॉज ए पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ठीक। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस जो है वो केवल एक ही तरीके से बन सकता है, नहीं, उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। पहले वाली सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? आंध्र का जो स्टेट है यानी आंध्र प्रदेश नामक राज्य इज डिवाइडेड, डिवाइडेड माने बटा हुआ है, किसमें? सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स माने अनेकों जिलों में बटा हुआ है, ठीक है। अगला सेंटेंस, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रखता है अपना खुद का हेडक्वार्टर। तो सेंटेंस देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन करना बहुत आसान है इसको। देखो जरा क्या है, आंध्रा के स्टेट्स डिवाइडेड है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, और देखें जरा दूसरे सेंटेंस में क्या खास है। ईच डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट तो आ गया, तो ये तो बेकार की बात हो गई चूंकि यहाँ तो ऑलरेडी है ही। अच्छा, हैज़ वगैरह इनको भी आसानी से हटा देते हैं। अब बचा यहाँ पर इट्स ओन हेडक्वार्टर्स। अब देखो ये इट्स ओन हेडक्वार्टर्स और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर जो सेंस है वो एसोसिएशन का निकल रहा है। अब जब एसोसिएशन, एसोसिएटेड का मतलब जुड़े होना, या डिस्ट्रिक्ट, भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में ही तो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर किससे जुड़े हैं? डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं ना, एसोसिएटेड हैं डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर एसोसिएशन शो हो रहा है। तो एसोसिएशन को शो करने वाला एक प्रीपोजिशन है विद, शायद मैं उसे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। बस यहाँ पर आपको सिंपली इतना हटा देना है, ये हटा दीजिए, ये आपके सामने एक नाउन फ्रेज मिल गया। बस इसका यानी इस डिस्ट्रिक्ट का इससे रिलेशन शो करने वाला एक प्रीपोजिशन आप लगा दीजिए विद, केवल और केवल विद। तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स
विद, अब यहां से फुल स्टॉप हटाएंगे, फिर विद इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। ही कुड 2 बार हो गया। ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। ओके, ही वॉज इल, वह बीमार था। तो बीमार था, वह नहीं आ सका। तो किस कारण नहीं आ सका? बीमारी के कारण। तो यहाँ पर रीज़न को शो किया जा रहा है। तो मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ कि अगर रीज़न को शो किया जाए तो इन 3 प्रीपोजिशंस में किसी को भी आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, और वही काम करना है कि इसको आप पॉजेसिव केस में, और इसको आप चाहो तो बीइंग में बदल दो, और इसको अगर इसको बीइंग में नहीं बदलना है तो इसको आप नाउन में बदल दो। ठीक है ना, बीइंग में बदल दोगे तो ये जेरेंड बन जाएगा, और इसको तो आसानी से हटा सकते हो, तो बीइंग में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली इस एडजेक्टिव को आप नाउन में बदल दो, तो ये ही क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, पॉजेसिव केस आ जाएगा, और ये जो एडजेक्टिव है उसमें आप इल और नेस और जोड़ दें तो ये नाउन हो गया, हिज इलनेस। क्लियर? अब इसके पहले कारण बतलाने वाला एक प्रीपोजिशन आप लगा दो, तो कोई भी एक प्रीपोजिशन लगा दो, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, कुछ भी आप लगा दीजिए। चलिए इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। आप ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, या फिर आप ड्यू टू हिज इलनेस कर सकते हैं, या ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस कर सकते हैं। ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक फ्रेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर लो, या कोई एक जेरेंड फ्रेज में आप कन्वर्ट कर लो, और उपयुक्त एक प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा दीजिए। ये हो गए 5 सेंटेंस। और अब चलिए अगले कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। और दूसरा सेंटेंस है आई बॉट द टिकट्स, मैंने टिकट्स खरीदी। अब यहाँ पर अच्छे से देखिए क्या हो रहा है दोनों सेंटेंसेस में। पहले सेंटेंस में मेरा स्टेशन पहुंचना हो रहा है, और फिर इसके बाद टिकट खरीदना हो रहा है। तो आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पर एक के बाद एक 2 एक्शंस हो रहे हैं। पहले तो स्टेशन पहुँचना और दूसरा टिकट खरीदना। अब ऐसी अगर सिचुएशन हो तो मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ कि आप वहाँ पर एक, यानी जो पहले क्रिया घटित होती है उसे जेरेंड में बदलकर और उससे पहले आप ऑन लगा दीजिए या आफ्टर लगा दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि आप आफ्टर कब लगाते हो और ऑन कब लगाते हो। चलिए वो तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम इसे जेरेंड में बदलकर और सेंटेंस को लिख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँ कि यहाँ पर आप आफ्टर लगाइए या ऑन लगाइए। चलिए जरा इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम जेरेंड में चेंज करते हैं, और कैसे बना? रीचिंग। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपने क्या किया? देखिए, जो काम पहले हुआ यानी जो एक्शन पहले घटित हुआ है उसको आपने जेरेंड में चेंज कर दिया, बाकी शेष हिस्सा सेंटेंस का उसी के बाद में आपने रख दिया। और ये जो सब्जेक्ट है, दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट शेष हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को हमने रिमूव कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखिए, अभी क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगा है, और यहाँ पर आपने केवल ये अभी फिलहाल तो ये पार्टिसिपल है, तो क्या इस पार्टिसिपल का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, और वो बिल्कुल सही भी है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो मैं आपको प्रीपोजिशन बतला रहा हूँ यहाँ पर कौन सा लगाएंगे। देखिए, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि मैं स्टेशन पहुंचा, और पहुंचते ही भागते भागते मैं पहुंचा, पहुंचते ही मैं बुकिंग विंडो पर पहुंचा और जाकर वहां पर टिकट खरीदी, यानी एक के बाद एक तुरंत हो सकता है। क्लियर? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्टेशन पहुंचा, थोड़ी देर अपना पहले पहुंच गया, ट्रेन के आने से काफ़ी पहले पहुंच गया, थोड़ी देर में टहलता रहा, बैठा रहा, किसी से बातें करता रहा, और फिर काफ़ी देर बाद मैंने जा करके और टिकट्स खरीदी। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आप तुरंत बाद यानी पहुँचने के तुरंत बाद आप टिकट को खरीदना शो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑन का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर तुरंत बाद नहीं, थोड़ी देर बाद की बात आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? आफ्टर रीचिंग द स्टेशन। तो आप यहाँ इन दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन यानी स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने टिकट खरीदे, या फिर ऑन का मतलब जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन वैसे ही मैंने, यानी पहुंचते ही और तुरंत मैंने टिकट्स खरीदे। तो ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ऑन का प्रयोग आप ज़रूर वहां पर करें जहां पर तुरंत एक के बाद एक, आपको ऐसा लग रहा है। कई एक्शंस यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो तुरंत एक के बाद एक होंगे।
ऐसी सिचुएशन में ऑन का प्रयोग करिए, अदरवाइज आफ्टर का प्रयोग करिए। अच्छा, आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बेयर कमिंग, वो भाग गया, उसने एक भालू को आते हुए देखा था। तो यहाँ पर भी लगभग वही काम हो रहा है, यानी दो काम यहाँ पर भी हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है, तभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस बना है, और दूसरा काम ये हो रहा है, यानी भागने का काम हो रहा है। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि क्या इन दोनों ही कामों के बीच में टाइम गैप होगा? अगर टाइम गैप होगा तो आप आफ्टर लगा सकते हो, और अगर टाइम गैप नहीं है तो फिर यानी लगभग देखते ही तुरंत भागना हुआ है तो ऑन का प्रयोग कर दीजिए। वैसे भी आपको मैं बतला देता हूँ, एक क्लू है, हमेशा तो नहीं बट मोस्ट ऑफ ओकेजन्स पर ये काम करता है। जितनी भी स्टेट वर्ब्स होती हैं उन स्टेट वर्ब्स से पहले आपको ऑन का प्रयोग कर लेना चाहिए, और जितनी एक्शन वर्ब्स होती हैं उनसे पहले आपको आफ्टर का प्रयोग कर लेना चाहिए या बाई का प्रयोग कर लेना चाहिए। बाई का प्रयोग अभी आएगा, मैं आपको बतलाऊंगा, वो तरीका यानी मैनर बतलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर है उसने बेयर को आते हुए देखा था और वो भाग गया था, तो ये भी एक के बाद एक दो काम हुए। क्लियर? तो यहाँ पर आप ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑन, और जो काम पहले हुआ उसको आपको जेरेंड में चेंज करना है, तो ऑन सीइंग ऐसा बनाएंगे आप, ऑन सीइंग। देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया ऑन सीइंग कर दिया, पहले एक्शन ये हुआ है तो पहले इसको आपने जेरेंड में चेंज किया, उससे पहले ऑन लगाया। ऑन का मतलब ये हुआ इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द बेयर कमिंग, यानी भालू को आते हुए देखने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर इसका मीनिंग होता है ऑन। ही फ्लेड, वो भाग गया। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया। आई हर्ड द न्यूज़, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर 3 सेंटेंसेज हैं। अब आप अच्छे से देखिए, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आई हर्ड द न्यूज़, मैंने ये समाचार सुना। तो समाचार कौन सा है? समाचार यही है, उसकी गिरफ्तारी का समाचार मैंने सुना। तो कौन सा समाचार सुना? उसकी गिरफ्तारी का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वही बनाना पड़ेगा, इसको आपको पजेसिव केस में बदलना पड़ेगा यानी हिज, और इस क्रिया को वास्तव में आपको बदलना पड़ेगा नाउन में, तो अरेस्ट हो जाएगा हिज अरेस्ट। तो आई हर्ड द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट, ये हो जाएगा। क्लियर? यानी मैंने उसकी गिरफ्तारी का समाचार सुना। तो अब न्यूज़ और इस दोनों को जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग करिए, और यहाँ पर हियर ये भी देखिए स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब है तो ऑन लगा दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी स्टेट वर्ब्स होती हैं उनसे पहले आप ऑन का प्रयोग कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑन हियरिंग। ये लीजिए, देखिए कितनी आसानी से आपने बना दिया। देखिए इस सेंटेंस को आपने फ्रेज में बदला। कैसा फ्रेज है ये देखिए, हिज अरेस्ट, ही ये सब्जेक्ट है, इसको पजेसिव केस में, और ये जो वर्ब है उसकी मेन वर्ब को आपने यहाँ पर नाउन में चेंज कर दिया, हिज अरेस्ट, और उससे पहले ऑफ लगा दिया और इस सेंटेंस से उसका रिलेशन बना दिया। तो बन गया हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट। अब यहाँ पर क्या किया है आपने, हियर आई हर्ड द न्यूज़, मैंने समाचार सुना, सुनने के बाद गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्टेट वर्ब, मैंने आपको एक क्लू दिया कि स्टेट वर्ब अगर रखी हो तो ऑन का प्रयोग कर लेना चाहिए। ये देखिए, और इस तरीके से सेंटेंस को आगे बढ़ा देना चाहिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए, सी मेट एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी से मिले इन द स्ट्रीट, गली में। ही हैड बुक इन हिज हैंड, अब यहाँ पर देखिए कि वह मिले और उस व्यक्ति के पास हाथ में एक किताब थी। तो अब अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ही कौन है, ये ओल्ड मैन है, तो ये ही गायब हो जाएगा। वाज, वर, इज, एम, आर और साथ ही हैज़, हैव, हैड, इनको भी आसानी से हटा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक फ्रेज ये बचा, अ बुक इन हिज हैंड। अब देखो, उसके हाथ में एक किताब और वह व्यक्ति, तो यह है व्यक्ति और ये दोनों साथ साथ थे, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी वस्तु के साथ हो तो वो साथ होना एसोसिएशन को शो करता है। अब जब एसोसिएशन को शो करता है तो मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि आप विद का प्रयोग कर सकते हैं, और इस सेंटेंस में आप कुछ ऐसे विद का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट विद अ बुक इन हिज हैंड। आप खाली इस फ्रेज से पहले आप विद लगा देंगे, कुछ ऐसे,
ये ही हैड हटा दीजिए, ये दोनों ही बेकार की चीज़ें हो गई अब यहाँ पर, क्योंकि ही वही ओल्ड मैन है, ठीक है, और हैड वो कोई क्रिया ऐसी है नहीं कि जिसको अगर हटा देंगे कोई सेंस चला जाएगा। बस यहाँ पर आपको विद लगा देना, बस ऐसे करके ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ही मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट विद ए बुक इन हिज हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्कड हार्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ। उसने कठिन परिश्रम किया और ही दस स्पेंट हिज लाइफ, उसने अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया। तो किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, यह है वो तरीका जिस तरीके से उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या है कि पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस का तरीका शो कर रहा है, तरीका शो कर रहा है। तो तरीका शो करने वाला एक प्रीपोजिशन है बाय, ठीक है ना, ये मैनर को शो करता है। तो आप बाय का प्रयोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, इसे जेरंड में चेंज करिए और बाय लगाइए, बाय वर्किंग हार्ड। ये देखिए कितनी आसानी से जोड़ दिया। देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में और कुछ नहीं। देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है, तो पहला सब्जेक्ट हम बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। अब बची खाली क्रिया के लिए, तो क्रिया बतला रही है, दूसरी क्रिया का तरीका बतला रही है, तो बस उसके पहले आप बाय का प्रयोग करें और ऐसा आपने कर दिया। बाय वर्किंग हार्ड ही स्पेंट हिज लाइफ, यानी उस कठिन परिश्रम करते हुए उसने अपना जीवन, या कठिन परिश्रम करके उसने अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक, तो इस तरीके से ये बाय मैनर को बतलाता है। अब इस सेंटेंस में मैंने बतला दिए लगभग 15 सेंटेंसेस मैंने आपको करके बतला दिए हैं। अब इसमें 5 या 6 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जो मैं पहले कर चुका हूँ। ओके, तो उन सेंटेंसेस को मैं यहाँ स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ। इन सेंटेंसेस को आप अपनी तरफ से अब हल कीजिए, इनको कंबाइन करिए। कंबाइन करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में इनको ज़रूर लिख करके भेजिए। फिर मैं ज़रा चेक करता हूँ कि आपको ये बातें कुछ समझ में आई क्या। हाँ, अभी बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग मैंने यहाँ पर नहीं किया। तो कई बच्चे होंगे जो डिफरेंट बुक्स यूज़ कर रहे होंगे और उनकी बुक्स में कई प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें इनके अलावा, जितने मैंने प्रीपोजिशंस यहाँ पर बतलाए, इनके अलावा भी और बहुत सारे प्रीपोजिशंस अभी यूज़ किए जा सकते हैं और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आपके पास कुछ अलग किताबें हैं, अलग सेंटेंसेस हैं, तो उनको लिख भेजिए मुझे, इसी कमेंट बॉक्स में ही नीचे डाल दीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर बच्चे को उनके दिए गए जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके, तो बस इस वीडियो को आज मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।